मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर्स। यहां से धीरे धीरे करके चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट होगा। अब वो क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी अलग होती है। कैसी होती है वही हम यहां देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मतलब कब वेक्टर्स बराबर होते हैं और कब वो बराबर नहीं होते। तो हम पहले लिख सकते हैं ये चीज, क्या टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स को बराबर तब बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे देखें, ये एक ब्लॉक है, उस पर F1, F2, F3 ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, क्या ये बराबर है? देखिए आप, F1 का मैग्नीट्यूड 5 है और F2 का मैग्नीट्यूड 10 है, तो डेफिनेटली वो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सही है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? देखो आप, F2 देखो 10 है उसकी वैल्यू, F3 उसकी वैल्यू भी 10 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? सोचिए आप, द आंसर इज नो, वो दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो, ये दो वेक्टर्स जो हैं F2 और F3, उनका मैग्नीट्यूड भले सेम हो बट डायरेक्शन तो अलग है ना, इसलिए हम उनको इक्वल नहीं बोलेंगे। वही बोला जा रहा है कि दो वेक्टर्स को इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही लेकिन डायरेक्शन भी सेम हो, तभी दो वेक्टर्स को बराबर बोला जा सकता है। जैसे कि अगर यहां पे एक और फोर्स लग रहा होता है इस तरीके से, F4 10 मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स लग रहा होता है F4, अब हम बोल पाते हैं कि F3 वेक्टर इज इक्वल टू F4 वेक्टर। अब हम बोल पाते हैं ये दोनों वेक्टर सेम है। क्यों? तो 3 और 4 दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है और दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो दैट्स द फैक्ट। ये वाला जो केस है इसमें आप एक और चीज देखें, क्योंकि यही मेन चीज है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये और ये इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे। हां, इस केस में ये जोड़ लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू F3, ये जोड़ लिख सकते हैं। दिस इज राइट। क्यों? देखो, मैंने आपको बताया कि जब हम सिर्फ F2 लिख रहे हैं बिना एरो के, तो हम F2 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। F3 लिख रहे हैं सिर्फ, तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो कि है 10। तो ये इक्वेशन सही है, क्योंकि ये इक्वेशन ये बोल रही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो सही बात है। वैसे ये इक्वेशन भी सही है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी सही है। हालांकि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, आप समझ रहे होंगे, जो मैग्नीट्यूड है वो इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस सिंबल से भी। तो ये दोनों इक्वेशन सही है, लेकिन ये इक्वेशन में इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो ये इक्वेशन से पता चल रहा है, बट ये दोनों वेक्टर्स सेम नहीं है, जो इस इक्वेशन पता चल रहा है, और वो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग है। देन देयर इज अ स्मॉल थिंग कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। उसको समझने के लिए आप ये छोटा सा वीडियो देखो। इसमें बहुत सारी लेडीज परेड कर रही हैं, जैसा आप देख सकते हो, सब आगे जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, साथ साथ बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो ये लेडी जितना आगे जा रही है उतने आगे ये भी जा रही है, हर लेडी बराबर अमाउंट से आगे जा रही है और सेम डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो ये जो लेडी है, अगर वो अभी यहां पे और कुछ देर बाद यहां होती है, तो इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लेडी, E1 वेक्टर, सही है। ये लेडी को अगर हम लें, तो अभी मान लो ये यहां पे, कुछ देर बाद वो यहां आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं दिस वेक्टर D2 वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लेडी। वैसे इस लेडी का भी हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और भी किसी लेडी का डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया D4 वेक्टर, तो हर लेडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि D1 वेक्टर इज इक्वल टू D2 वेक्टर इज इक्वल टू D3 वेक्टर इज इक्वल टू D4 वेक्टर? क्या मैं बोल सकता हूं ये चारों वेक्टर्स जो हैं वो सेम है? अब देखो, इन चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड। क्यों सेम मैग्नीट्यूड होगा? जितना आगे ये लेडी जा रही है उतना ये भी, उतना ये भी, उतना ये भी। इन चारों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि सारी लेडीज सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो इक्वल होते हैं। तो क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, इसलिए सारे वेक्टर्स इक्वल होंगे। सो ऑल दीज वेक्टर्स आर इक्वल। हालांकि इन सब वेक्टर्स में देखा जाए तो एक छोटा सा डिफरेंस है, ये सारे वेक्टर्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। ये जो वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वेक्टर है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वेक्टर है यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो
हर वेक्टर अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, बट फिर भी ये सारे वेक्टर्स सेम है। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड वेक्टर्स। ट्रांसलेटेड वेक्टर्स, ट्रांसलेटेड वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो अलग अलग जगह पे हो फिर भी इक्वल हो। इक्वल हो मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वलिटी के बाद दूसरी चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये क्या है, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, दिस ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर, और ये एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें बताना है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो क्या हम बोलते हैं 60 डिग्री आंसर है? नहीं, 60 डिग्री आंसर नहीं है। अब देखो इस डायग्राम को हम रीड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ए वेक्टर तो मैंने बिल्कुल एज इट इज बना दिया वापस से। बी वेक्टर जो यहां पे था, अब देखें उसको मैंने इधर की तरफ शिफ्ट किया, उधर की तरफ शिफ्ट किया, देखो इधर शिफ्ट किया। ये बेसिकली ट्रांसलेट किया मैंने, ट्रांसलेट। तो ये वेक्टर यहां से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा था, अब यहां कोने से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब देखो ये दो वेक्टर्स जो है उनका टेल कॉन्साइड कर रहा है, टेल कॉन्साइड कर रहा है। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में अब 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120 डिग्री। सो द पॉइंट इज कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप उनको इस तरीके से रीड्रॉ करो ताकि उनके टेल्स कॉन्साइड हो जाए। फिर जो एंगल आपको दिखेगा दैट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हालांकि आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस डायग्राम को मैं अलग तरीके से रीड्रॉ कर रहा हूं। ए वेक्टर को मैंने एज इट इज ही रहने दिया, बी वेक्टर को मैंने रीड्रॉ किया नीचे नीचे। तो इसको यहां से उठा के यहां लेके आया मैं, यहां से उठा के यहां लेके आया ऐसे कुछ। तो फिर से मैंने ट्रांसलेट किया, इसको ट्रांसलेट किया यहां से, ट्रांसलेट। अब दोनों का हेड कॉन्साइड कर रहा है, हेड। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है दैट इज अगेन 120 डिग्री। सो विल से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120। सो द बेसिक पॉइंट इज कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप उनको इस तरीके से रीड्रॉ करो ताकि क्या तो उनके टेल्स कॉन्साइड कर जाए, टेल्स, और क्या तो फिर उनके हेड्स कॉन्साइड हो जाए। क्या तो टेल कॉन्साइड हो जाए या तो फिर हेड कॉन्साइड हो जाए। फिर जो एंगल आपको दिख रहा होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। हालांकि आपको हो सकता है एक और डाउट आ रहा हो यहां पे कि यहां पे जो हमने इन दो वेक्टर्स को ड्रॉ कर रखा है तो एक एंगल यहां पे ऐसे भी तो बन रहा है, एंड दिस इज ऑब्वियसली 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो दिस इज 240 डिग्री। ठीक, वैसे यहां पे भी इन दो वेक्टर्स के बीच में इधर एंगल बन रहा है 240 डिग्री। तो फिर हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120 को ही क्यों ले रहे हैं? क्या हम इसको भी ले सकते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? नो, इसको हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं ले सकते। एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो होता है उसको हमेशा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल हैं लेकिन लेस देन इक्वल टू 180 का कंडीशन यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है 120 को लेंगे। लेट्स डू दिस स्मॉल एग्जांपल। ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। हमें क्या करना है कि ए और सी के बीच का एंगल बताना है, बी और सी के बीच का एंगल बताना है, वैसे ए और बी के बीच का भी एंगल बताना है। तो लेट्स स्टार्ट ए और सी का। सबसे पहले ए और सी, तो ये ए है और ये सी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो इन दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल जो दिख रहा है वो है 60 डिग्री। तो यही इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो हमने देखा था कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो उनके टेल कॉन्साइड होनी चाहिए या हेड कॉन्साइड होनी चाहिए, तो फिर जो एंगल दिखता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। बी और सी, ये बी रहा और ये सी रहा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो इन दोनों के हेड कॉन्साइड कर रहे हैं, इन दोनों में टेल कॉन्साइड कर रहा था, इन दोनों में हेड कॉन्साइड कर रहा है। हेड कॉन्साइड कर रहा है तो भी ठीक है, और अभी इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60। अब ए एंड बी, ये ए रहा, ये बी रहा। अब देखो यहां पे दिस इज इंटरेस्टिंग, ना इनका हेड कॉन्साइड कर रहा है आपस में, ना दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है। तो अभी इनके बीच का एंगल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ऐसे रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि क्या तो उनके हेड कॉन्साइड होने लगे या तो टेल। तो करते हैं, तो ये मैंने रीड्रॉ कर लिया। अब देखो बी वेक्टर यहां पे था, उसको ट्रांसलेट करके ऐसे बनाया मैंने, यहां पे इसको ट्रांसलेट करके इधर बनाया। देखो यहां आ गया बी वेक्टर, यहां से गायब हो गया। तो ये बी वेक्टर मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब आप देखो बी और ए के बीच का एंगल निकाला था ना, बी और ए का, देखो बी और ए। अब बी और ए दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, सही है। अब हम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्लियरली 120 डिग्री है, सो आवर आंसर इज 120 डिग्री।
दैट्स द वे टू डू सच क्वेश्चंस। देखो दिस स्मॉल क्वेश्चन, ये 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इधर की तरफ, बी उधर की तरफ, सी उल्टे डायरेक्शन। हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताना है, ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में, ए और बी। तो हम इसको ऐसे रीड्रॉ कर लेंगे ताकि उनके टेल्स कॉन्साइड करें। तो देखो लेट्स डू दैट। तो ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर जो है उसको ट्रांसलेट करके ऐसे बना लो, सही है। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज 0 0। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0। अब ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी। देखो ए वेक्टर को मैं ऐसे बना लेता हूं, दिस ए वेक्टर। सी वेक्टर को ट्रांसलेट करके ऐसे बना लेता हूं, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इधर की तरफ, ए वेक्टर इधर की तरफ, सी वेक्टर इधर की तरफ, सी वेक्टर इधर की तरफ। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज क्लियरली 180 डिग्री। तो ए और सी के बीच का जो एंगल है दैट विल बी रिटन एज 180 डिग्री। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। बहुत ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, सही। और एक और टर्म होता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जो या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। तो ये भी कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में, सेम लाइन में, ये दोनों सेम लाइन में एक तरफ, ये दोनों भी सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर कोलिनियर। तीसरी चीज देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो इसमें पहला केस सिचुएशन अगर हम देखें तो सपोज करो ये हमारे पास ए वेक्टर है और एक नया वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं बी वेक्टर, दैट इज 2 टाइम्स ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये नया वेक्टर बी वेक्टर कैसा दिखेगा? इट्स वेरी ऑब्वियस कि बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए की होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए के डबल होगा। आप सोचो कि ए वेक्टर फिर से मेरा वैसा ही है। अब मैं सी वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, -1 इंटू ए वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर। तो अब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए वेक्टर को, तो नया वेक्टर कैसा दिखेगा? तो इट्स वेरी ऑब्वियस, ऐसा दिखेगा कुछ, दिस विल बी सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब सपोज करो कि यही ए वेक्टर है फिर से मेरा। अब मैं डी वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, -3 टाइम्स ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब ये डी वेक्टर कैसा दिखेगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से, इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए के 3 टाइम्स होगा। सो देखो ओवरऑल द थिंग इज वेरी सिंपल। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन वही रहती है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और मैग्नीट्यूड का क्या होता है वो तो बहुत सिंपल है। एक लास्ट केस देखते हैं। तो फिर से ये मेरा ए वेक्टर है और मैं ई वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं एज 0 टाइम्स ए वेक्टर। अब मैं ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब ई वेक्टर कैसा होगा? ई वेक्टर को कैसे बनाएंगे? ई वेक्टर को बना नहीं सकते क्योंकि ई वेक्टर विल बी 0, ई वेक्टर विल बी 0। तो इसका तो मैग्नीट्यूड ही 0 है, मतलब इसका जो लेंथ होगा, लेंथ वो भी 0 होगा, मतलब कुछ लेंथ होगा ही नहीं। तो ऐसे वेक्टर को जो 0 होता है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर और 0 वेक्टर। तो बहुत सिंपल सी और ऑब्वियस टाइप की सी बात है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हम बोलेंगे? टुवर्ड्स राइट। सी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। डी वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर? ई वेक्टर किधर है? राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, किधर है? सोचो। ई वेक्टर जो है वो नल या 0 वेक्टर, उसके लिए डायरेक्शन जो है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसको बना ही नहीं सकते, तो उसके डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन फॉर अ 0 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। इस पॉइंट को हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जांपल के बेसिस पे। क्रिकेट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था पहले भी। बैटिंग क्रीज को ओरिजिन दिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई प्लेयर अगर यहां पे खड़ा है, से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जो प्लेयर है इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, से उसको R1 वेक्टर बोलते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस प्लेयर।
तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर इन मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स राइट। ये उसका मैग्नीट्यूड है और R1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर की तरफ। कोई प्लेयर अगर यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है सपोज, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाया जाएगा कुछ से, दिस इज R2 वेक्टर। ठीक, ये डिस्टेंस सपोज कर लो 4 मीटर है, तो हम बोलेंगे R2 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो R2 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो कोई प्लेयर कहीं भी खड़ा हो उसके पोजीशन वेक्टर की बात की जा सकती है। अब सपोज करो कि कोई प्लेयर यहीं पे खड़ा है, बैटिंग क्रीज पे, बिल्कुल ओरिजिन पे होगा ना, जो बैटिंग कर रहा है वो तो यहीं खड़ा होगा। तो जो प्लेयर यहीं पे खड़ा है उसके पोजीशन वेक्टर को हम R3 वेक्टर बोल रहे हैं, R3 वेक्टर। ये कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। जैसे R1 का मैग्नीट्यूड 2 लिखा, क्यों 2 लिखा? कि ओरिजिन से डिस्टेंस 2 थी। R2 का मैग्नीट्यूड 4 लिखा, क्यों 4 लिखा? क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से 4 थी। तो R4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 लिखेंगे क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन किधर लिखेंगे? आप सोचो, इसके डायरेक्शन की तो कोई मतलब ही नहीं है ना। R1 का डायरेक्शन इधर की तरफ था क्योंकि वो ओरिजिन से इधर है, R2 का डायरेक्शन इधर की तरफ था क्योंकि ओरिजिन से इधर है, और R3 तो ओरिजिन के ऊपर ही है, तो उसके तो डायरेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं, ये पी वेक्टर बना रखा है हमने, ये तीनों वेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं, हाफ पी वेक्टर, हाफ पी वेक्टर। तो हाफ पी वेक्टर कैसे बनेगा? आधा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन वही रहेगी, दिस इज हाफ पी वेक्टर। माइनस हाफ पी वेक्टर, माइनस हाफ पी वेक्टर जो है वो हाफ पी वेक्टर का उल्टे डायरेक्शन में होगा विद सेम मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा माइनस हाफ पी वेक्टर। 2 पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है, 2 पी वेक्टर उसका डबल, दिस विल बी 2 पी वेक्टर, डबल लेंथ। तो ऐसे हमने सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। फोर्थ थिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप ध्यान सुनेंगे तो आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कई बार एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं। जैसे फैन, दिस इज अ फैन एंड समबडी कैन बी फैन ऑफ कैटरीना कैफ। तो इस वर्ड के दो बिल्कुल ही अलग मीनिंग है यहां पे। वैसे एडिशन, एडिशन के भी अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि 2 + 3 = 5, 4 + 6 = 10, ऐसा एडिशन पढ़ा है आपने। तो ये जो एडिशन आपने पढ़ा है वो अलग एडिशन है, और यहां पे जो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं वो अलग है थोड़ा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है कि लोग एडिशन तो इसको समझते हैं, और यहां पे हम एडिशन के नाम पे कर कुछ और रहे होंगे, तो लगता है यार ये क्या हो रहा है, एडिशन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसा आपको नहीं सोचना है। जैसे फैन वर्ड के दो अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे एडिशन के भी दो अलग नहीं हो सकते। आपको जो एडिशन आता है वो एक तरीके का एडिशन है, और यहां पे हम जो एडिशन पढ़ने वाले हैं वो एक अलग चीज है, अलग फिनोमेना है। तो देखते हैं क्या है वो। ये सिचुएशन देखें आप, ये मेरे पास कार है जो भी पोजीशन ए पे, वो ए से बी तक जाती है। ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, और फिर वो बी से सी तक जाती है। बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। जब वो ए से बी गई तो हम बोल सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, इसका नाम मैं ए वेक्टर रख देता हूं। जब वो बी से सी गई तो मैं बोल सकता हूं ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसका नाम मैं बी वेक्टर बोल देता हूं। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, सही है, 5 मीटर इधर की तरफ। बी वेक्टर को भी मैं लिख सकता हूं 7 मीटर टुवर्ड्स राइट, 7 मीटर राइट की तरफ। अब मैं यहां पे एक नया वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज सी वेक्टर। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो यहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ गया। ए और बी वेक्टर को ऐड करके मैं एक नया वेक्टर सी डिफाइन कर रहा हूं। तो सी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा आप देखें, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 7 है। ठीक, दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो विल गेट 12 मीटर। ठीक, अब ये वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन क्या लिखेंगे? तो ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन राइट थी, बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी राइट थी। तो जो सी वेक्टर है जो इन दोनों के एडिशन से आ रहा है उसकी डायरेक्शन में क्या लगता है आपको? राइट होगी, सही है। तो सी वेक्टर हमारे पास आ गया 12 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपको लगा होगा एडिशन वेक्टर बहुत ही सिंपल है, और है भी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और केस देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, कार ए जो है वो ए से बी तक गई, ए से बी तक गई 5 मीटर की दूरी पे। तो हम बोल सकते हैं ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए से बी, इसको ए वेक्टर का नाम दे देते हैं। फिर वो वापस रिटर्न होके आई, रिटर्न होके बी से सी की तरफ आई, तो हम बोल सकते हैं ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम बी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज 5 मीटर
टुवर्ड्स राइट, सही है। बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, अब देखो 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर की तरफ ना ये वेक्टर। अब हम एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज सी वेक्टर, एंड दैट इज सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज अगेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे नॉर्मल जो पुराना एरिथमेटिक वाला एडिशन आपको आता है, अगर हम वो लगाएं तो 5 + 3 ऐड होके 8 आ जाएगा। और क्योंकि सी वेक्टर एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, दैट विल बी टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स क्या लिखूं मैं? ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट है और बी वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट है। अब मैं यहां पे क्या लिखूं? यहां पे तो आसान था, दोनों का राइट था तो मुझे लगा राइट ही होना चाहिए, तो मैंने राइट लिख दिया। लेकिन यहां पे एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, तो यहां पे अब मैं क्या लिखूं? नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो थोड़ी अलग टाइप की चीज है। जो पुराना एडिशन आपको आता है वो एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये क्या चीज है वो देखने की जरूरत है। ये जो हम यहां पे काम कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक्चुअली मतलब है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। जैसे देखो ये केस फिर से देखते हैं। तो हमने बोला सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां सी वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए और बी वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, वो जो होगा दैट विल बी सी वेक्टर। अब जैसे देखो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट क्या मतलब है? ए वेक्टर का इफेक्ट है कि ये 5 मीटर आगे गया, बी वेक्टर का इफेक्ट है कि ये 7 मीटर आगे गया, 7 मीटर। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? ये कार 12 मीटर राइट की तरफ है, 12 मीटर राइट की तरफ। तो बोलेंगे सी वेक्टर इज 12 मीटर टुवर्ड्स राइट, तो दिस इज राइट। तो देखो सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट है। वैसे अब यहां पे देखो ये तो गलत था ही, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। तो इनको ऐड करने का मतलब इनका कंबाइंड इफेक्ट दिख रहे हैं। कंबाइंड इफेक्ट क्या है इनका कंबाइंड इफेक्ट? ए का इफेक्ट है कि हम 5 मीटर आगे जा रहे हैं, 5 मीटर आगे जा रहे हैं, ये ए का इफेक्ट है। बी का इफेक्ट है कि हम 3 मीटर पीछे आ रहे हैं, 3 मीटर पीछे आ रहे हैं। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है कि नेट जो कार है वो इधर की तरफ जा रही है 2 मीटर से, इधर जा रही है 2 मीटर से। तो बोलेंगे सी वेक्टर इज 2 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। अब ध्यान दो, यू मे गेट कंफ्यूज। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये एडिशन पुराना वाला एडिशन नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। इस एडिशन का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो ए और बी वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ए का इफेक्ट और बी का इफेक्ट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिख रहे हैं, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वही सी वेक्टर। तो ए का इफेक्ट ये था कि 5 मीटर आगे गए, बी का इफेक्ट था कि कार 3 मीटर पीछे आई। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि कार 2 मीटर से आगे गई। तो दिस इज माई सी वेक्टर, कंबाइंड इफेक्ट। तो सी वेक्टर को हमने कहा 2 मीटर टुवर्ड्स राइट। ये होता है वेक्टर एडिशन। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम ऐड कर रहे हैं तो 5 + 3 तो 8 होना चाहिए था, 8, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होकर 2 हो गया। ठीक है, हाँ होने तो 2। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये अलग चीज है, अलग चीज। एक और सिचुएशन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। ये एक लेडी है जो अपने घर से निकलती है और शॉपिंग मॉल जाती है, लड़की का फेवरेट पास टाइम, और ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ठीक। फिर वो शॉपिंग मॉल से सिनेमा देखने जाती है और ये डिस्टेंस भी जो है वो 10 मीटर है। अब देखो घर से शॉपिंग मॉल तक उसका ये जो पहला डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं। फिर शॉपिंग मॉल से सिनेमा तक जब वो जा रही है तब उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम बी वेक्टर बोल देते हैं। और हम नया वेक्टर डिफाइन करते हैं सी वेक्टर, विच इज सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर में पता करना है। अब देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो 10। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हम बोलेंगे कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है? नहीं बोलेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये जो एडिशन है वो अलग एडिशन है। पुराना जो एडिशन हमने मैथ से पढ़ रखा है बचपन से वो अलग था। यहां पे क्या अलग है? यहां हम इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को, तो ऐड करने का मतलब है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेक्टर्स। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो पहले लेडी का डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर हुआ, फिर बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर हुआ। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ? दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि लेडी का डिस्प्लेसमेंट फाइनली ये होता है, फाइनली लेडी यहां से यहां गई फिर यहां से यहां गई, तो फाइनली तो यही हुआ ना कि वो यहां से यहां गई। तो फाइनली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर विल बी
दिस लेंथ, दिस लेंथ, और ये लेंथ देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। तो ये आएगी रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 रूट 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, यानी सी वेक्टर टोटल मेरे पास आ गया 10 रूट 2 और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। तो लेट मी री एम्फेसाइज दिस कि जब हम बोल रहे हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 होता, लेकिन वो नहीं है। देखो आप, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 है। तो वंस अगेन आई एम्फेसाइज, इन दोनों वेक्टर को सम करने का मतलब है इनका कंबाइंड इफेक्ट। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनली यहां से यहां तक हुआ। सो दिस इज सी वेक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और री एम्फेसाइज होगा। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल। तो एक लेडी अपने घर से निकलती है और शॉपिंग मॉल जाती है, शॉपिंग मॉल। फिर वहां से वो सिनेमा जाती है। ये डिस्टेंस 5 मीटर की थी और ये डिस्टेंस भी 5 मीटर की थी, और ये जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। ठीक, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है घर से शॉप तक, उसको ए वेक्टर बोला गया है। जो डिस्प्लेसमेंट शॉप से सिनेमा तक है, इसको बी वेक्टर बोला गया है। और एक नया वेक्टर डिफाइन किया गया है सी वेक्टर, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या होगा ये हमें बताना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या करें हम, बताएं आप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पुराना वाला एडिशन नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो कंबाइंड इफेक्ट कैसे देखेंगे, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ, फिर ये बी वेक्टर है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों के कारण कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों का कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है। फाइनली पहले लेडी यहां पे थी और फाइनली यहां चली गई, तो ये होगा एक्चुअली कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट, कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसको हम बोलेंगे सी वेक्टर। तो ये जो लेंथ होगी, अब ये जो लेंथ, वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी नहीं होगा। अगर ए प्लस बी होता तो 5 प्लस 5 10 हो जाता, बट दिस इज नॉट ट्रू। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ये लेंथ होगी। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मैथ्स यूज करेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको बताया पहले। तो सी स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 5 कॉस ऑफ 120। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 50 कॉस 120 विल बी माइनस ऑफ हाफ। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 50 plus 25, that is 75. So from here you will get C is equals to root of 75 meter. So that is the magnitude of C vector, और उसका जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, वो तो आप देख ही सकते हो। तो बार बार मैं यही एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये एडिशन वो एडिशन नहीं है जो आप बचपन में पढ़ते थे। दिस इज डिफरेंट एडिशन। दो वेक्टर को जो हम ऐड कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। तो हमने देखा कि वेक्टर एडिशन एक अलग टाइप की चीज है। अब हम कुछ रूल्स लिख लेंगे जो हमेशा हमारी मदद करेंगे वेक्टर एडिशन करने में। तो द फर्स्ट थिंग इज adding collinear vectors, adding collinear vectors। तो कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो उसमें भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स, तो सपोज करो मेरे पास एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा एक और वेक्टर है बी वेक्टर, और हम जो है सी वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। तो अब ये जो सी वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। इस केस में सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये बहुत ही सिंपल केस है, ऐसा केस हमने थोड़ी देर पहले देखा भी है। जनरली जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। जनरली ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है, बट पैरेलल वाला जो केस है ये सबसे सिंपल केस होता है, बहुत बेसिक केस होता है, उसमें ये वैलिड होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो अगर मेरे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और अब हम डिफाइन करते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों उल्टे डायरेक्शन में। तो अब जो सी वेक्टर है वो ऐसे होता है, ऐसे। अब देख सकते हो कि सी का जो मैग्नीट्यूड है, सी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं,
लेकिन सी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सबट्रैक्शन। ये भी केस हम पहले देख चुके हैं। और ए की जो डायरेक्शन है, सॉरी सी की डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, वो ए के डायरेक्शन जैसी, ए के डायरेक्शन की जैसी है, क्योंकि ए बड़ा है। इसमें तो डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सी का जो डायरेक्शन है वो वही है जो ए का भी है और बी का भी है। दूसरी चीज अब यहां पे है एडिंग नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। एडिंग नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एंगल पे हो एक दूसरे के, पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो। तो ऐसे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? उनको ऐड करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका जो है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। इस तरीके को हम जाने अनजाने में देख भी चुके हैं। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं आप देखें कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक मेरे पास वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, आप देखिए ये नॉन कोलिनियर है, इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, हम नया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं सी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो इन दोनों को ऐड करने के बाद सी वेक्टर जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी सी वेक्टर। तो आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचें, मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल बताया भी था, तो आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ए वेक्टर मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, बी वेक्टर मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर की तरफ। दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसको ट्रायंगल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि आप देख ही पा रहे हो। बस ये इतना सिंपल सा ही है ये लॉ। बस में हाँ एक चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, आप देखो ए और बी को, ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो उनके हेड और टेल कॉन्साइड होने चाहिए। हेड और टेल, एक का हेड दूसरे का टेल ऐसे कॉन्साइड होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहीं पे गलती होती है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका टेल टेल से मिलेगा और उसका हेड हेड से मिलेगा, टेल टेल से मिलेगा, हेड हेड से मिलेगा। दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहां पे कुछ वेक्टर्स बने हुए हैं ए बी से, आप देखो तीनों केसेस में आपको बताना है किस केस में ये इक्वेशन ट्रू है और किस केस में ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, ये बताना आपको। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें देखो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। तो यहां पे ये इक्वेशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आपको चेक करने हैं। तो जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं ए और बी, उनके हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, हेड और टेल। सी वेक्टर जो है रिजल्टेंट, उसका टेल टेल से मिल रहा है, देखो टेल टेल से मिल रहा है, और हेड हेड से मिल रहा है, हेड हेड से मिल रहा है। तो दिस इज राइट। यहां पे सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पे देखते हैं वही तीनों चीज। तो ए और बी को ऐड किया जा रहा है, ए और बी को, तो ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो उसके हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, जो कि सही है, हेड और टेल कॉन्साइड करने चाहिए। जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर, अच्छा अब वहां देखो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका हेड टेल से कॉन्साइड कर रहा है और टेल हेड से कॉन्साइड कर रहा है। ये तो गलत है ना, टेल टेल से कॉन्साइड करना चाहिए था, लेकिन हेड टेल से कॉन्साइड कर रहा है, तो ये गलत हो गया। मतलब यहां पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। फिर यहां पे देखते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, ए और बी का हेड से हेड कॉन्साइड कर रहा है, ये भी गलत हो गया। हेड और टेल कॉन्साइड होना चाहिए, हेड और हेड कॉन्साइड कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब ये इक्वेशन यहां पे भी वैलिड नहीं है। सिर्फ पहले वाले केस में सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बाकी में नहीं। रीजन आप समझ रहे हैं? अब सेकेंड मेथड देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं, इनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है थीटा। तो हम एक नया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं सी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों को ऐड करना है, तो इनको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो आप ध्यान दो कि यहां पे जो दो वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं उनके टेल्स कॉन्साइड कर रहे हैं, टेल्स कॉन्साइड। तो दो वेक्टर्स के जब टेल कॉन्साइड कर रहे हो तभी हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे आप देखो ट्रायंगल लॉ में क्या था कि जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते थे उनके हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे थे, हेड और टेल, तब हम ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे थे। यहां पे दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, तो वील यूज पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज कैसे करते हैं? तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि जो दो वेक्टर्स आपके पास हैं उनसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसका ये जो डायगोनल है, डायगोनल, दिस इज एक्चुअली सी वेक्टर, दिस इज सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, वेरी सिंपल। तो अब ये जो सी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सी, वो इस लेंथ के बराबर होगा, इस लेंथ के। और ज्योमेट्री से निकाला जा सकता है कि दिस सी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज सी। ये जो एंगल है अल्फा,
इसको भी निकाल सकता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है खासकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने वाला। ये उतना काम नहीं आता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ का एक स्पेशल केस भी होता है जो हमें जरूर देखना चाहिए, उससे आपको इस फॉर्मूले की थोड़ी फील भी आएगी। सपोज करो दो वेक्टर्स जो हमें ऐड करने हैं वो कुछ ऐसे हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। इनको पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐड करेंगे, तो पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। जैसा आप समझ ही रहे होंगे, ये जो पैरेललोग्राम है दिस आल्सो अ रेक्टेंगल, बट एनीवे वो हमारे कोई खास बात नहीं। यहां पे एक डायगोनल बना रहे हैं, ये जो डायगोनल है दिस इज एक्चुअली सी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा कुछ। और ये जो वेक्टर है सी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना यहां पे 90, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो यहां से आ गया हमारे पास c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो अब देखो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। और आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान से आप, ये जो लेंथ है वो ए है, ये लेंथ बी है, तो ये जो लेंथ है वो भी क्या होगी बी। तो अब ये सी हमें निकालना है, ये तो क्लियरली सी कैन बी रिटन एज दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए ये फॉर्मूला तो आना ही था। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ऐड करने के बाद उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो पाइथागोरस थ्योरम से भी बताया जा सकता है। तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ की थोड़ी और फील जनरेट करने के लिए हम एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स डू दिस एग्जांपल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। जिधर फोर्स लग रहा है, जिधर कोई खींच रहा है इसको, उधर ही मूव करेगा ना। कोई आदमी इधर खींच रहा है तो इस पे इधर फोर्स लगेगा। अब इस ब्लॉक पे अगर ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये किधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी ऊपर जाएगा। ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऊपर जाएगा। अब ये मेन सिचुएशन हमारी। अब इस ब्लॉक पे जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक आदमी उस पर इधर फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का, और एक आदमी इधर भी फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का, सेम टाइम पे इधर भी फोर्स लगाया जा रहा है, इधर भी। अब ये किधर जाएगा, किधर जाएगा, वही क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन विल ब्लॉक मूव, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो आप देखो, हम इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, तो इतना तो आपको लग रहा होगा कि ये बीच में कहीं जाएगा, बीच में। लेकिन बीच में वो इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, किस लाइन के लॉन्ग जाएगा वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वो हमें पता करना है कि एग्जैक्टली किस लाइन के लॉन्ग जाएगा। तो देखो, उसके लिए अब वेक्टर एडिशन का सहारा लो। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो। एक नया वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ नेट वेक्टर, विच इज सम ऑफ f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, हालांकि वो एक रेक्टेंगल भी होगा। ये जो डायगोनल है ये हमारा एफ नेट वेक्टर होगा, सही है। अब इस एफ नेट वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो आप, ये जो है इन दोनों का एडिशन से आया है। इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। इनको ऐड करने का क्या मतलब है कि इनका कंबाइंड इफेक्ट देखना, कंबाइंड इफेक्ट देखना, यानी कि ये जो वेक्टर है वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। जैसे यहां हम डायग्राम में देखें तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स आया है ग्रीन, वो इन येलो फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि ये फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ये येलो फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, उनकी जगह पे इफेक्टिवली ये ग्रीन फोर्स लग रहा है, इफेक्टिवली ये ग्रीन फोर्स लग रहा है। तो इफेक्टिवली अगर ये ग्रीन फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक भी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन, दिस लाइन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ये एंगल भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो, दिस एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा विल बी दिस डिवाइड बाय दिस। ये कितना है 40, तो 40 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक विल मूव at an angle of 53 degree with positive x-axis. Block will move at an angle of 53 degree with positive x-axis. मतलब इस लाइन के लो। क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देख सकते हो कैसे पैरेललोग्राम लॉ जो है वेक्टर एडिशन का, उसका प्रैक्टिकल यूज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज।
लेट्स डू दिस एग्जांपल। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, लिख भी लेते हैं। ये एक पी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, एक क्यू वेक्टर है ऊपर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड 2√3 है। हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करके एस वेक्टर निकालना है। एस वेक्टर दैट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो हमें एस वेक्टर पता करना है क्या है, बेसिकली एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड से एस वेक्टर। क्या करेंगे, अब देखो पहले तो ये दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इनको हम क्या तो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं, तो पहले हमको इसे साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो पहले मैं इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करूंगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, ट्रायंगल से भी पैरेललोग्राम से। पहले ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। तो पहले ये एक्सिस वापस से बना लेते हैं। ये जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर ऐसे उसको ट्रांसलेट करो, आप ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर यूज करो, उसको ट्रांसलेट करके ऐसे यहां बना लो। ये पी वेक्टर हो गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसको ट्रांसलेट करके यहां बना दिया। ये जो क्यू वेक्टर है उसको ट्रांसलेट करके आप यहां बना लो, क्यू वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड 2√3। अब आप देखो, अब आप ट्रायंगल लगा पाओगे क्या? बिल्कुल लगा पाओगे, क्योंकि यहां पे इन दोनों का हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है, हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो वी कैन यूज ट्रायंगल। तो आप देखो कई बार एडिशन करने के लिए पहले वेक्टर्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है। पी को मैंने यहां ट्रांसलेट किया, क्यू को मैंने यहां ट्रांसलेट किया। अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ट्रायंगल लगा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दिस विल बी दी सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो मतलब ये हमारा एस वेक्टर होगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, ये एंगल 90 डिग्री है क्लियरली। तो ये जो लेंथ है एस वो कैसे आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर, इतना आ जाएगा। So this will come out to be 16 plus 12, ये आ जाएगा रूट ऑफ 28। So that is the magnitude of S vector। ये हमारा आंसर है, सही। ये एंगल भी निकाला जा सकता है, ये एंगल अल्फा भी निकाला जा सकता है, कितने एंगल पे ये वेक्टर है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे tan अल्फा विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, सो दैट विल बी 2√3 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा √3/2। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमने एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है और डायरेक्शन भी निकाल लिया है। डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकाल सकते थे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो अब देखो फिर से इस पी वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करके ऐसे बना रहा हूं, पी वेक्टर, और ये जो क्यू वेक्टर है उसको ट्रांसलेट करके मैं ऐसे बना रहा हूं। आप देखो क्यू वेक्टर, क्यू को अब मैंने थोड़ा अलग तरह से ट्रांसलेट किया है, उसको मैंने यहां पे बनाया, यहां पे, तो ये क्यू। अब ये ऐसी सिचुएशन बन गई है, आप देखो कि दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं। क्योंकि दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं तो वी कैन एक्चुअली यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे तो क्लियरली दिस विल बी द सम, दिस विल बी एस वेक्टर, ये हमारा एस वेक्टर होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो पाइथागोरस से निकलता ही है, जिसमें हमने थोड़े पहले देखा था। तो ये लेंथ 4 है और ये 2√3 है, तो ये भी 2√3 है। तो इसकी जो लेंथ है वो पाइथागोरस से निकल जाएगी, एंड दैट विल कम आउट टू बी 4 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर भी वही एक्सप्रेशन आया था, तो फाइनली आंसर भी वही आएगा, दैट विल बी √28। और ये एंगल अल्फा हम निकालना चाहे तो वो भी कैसे निकालेंगे, tan अल्फा विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, तो हो जाएगा 2√3/4, दैट इज √3/2। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। सो द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस इज कि ट्रायंगल लॉ से जो आंसर्स आए थे वही आंसर पैरेललोग्राम लॉ से भी आ रहे हैं, वही पैरेललोग्राम लॉ से भी आ रहे हैं। और वो आना भी चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम ये दो अलग लॉ जरूर है, लेकिन काम तो एक ही करते हैं ना, कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो आप किसी भी मेथड से दो वेक्टर को ऐड करो, आंसर शुड कम आउट टू बी सेम, और वैसा ही हो भी रहा है। तो कोई भी दो वेक्टर्स दिए हो आपको, आप उनको ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हो और पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली में तो ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों सेम ही होते हैं। जैसे आप देखो ये ए वेक्टर है कोई मेरे पास और ये बी वेक्टर है, दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ से उनको ऐड कर दिया, तो दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो इन्हीं दोनों को ए और बी को आप ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसको आप ट्रांसलेट करके यहां बना दो, ट्रांसलेट करके कर सकते हो ना इसको, यहां से यहां ट्रांसलेट, ये पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में दोनों पॉइंट कर रहे हैं, और लेंथ भी क्या है, बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के दो साइड्स, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है।
तो बी को मैंने ट्रांसलेट करके यहां बना दिया। अब आप देखो अगर ऐसा मैंने कर दिया तो अब ए और बी के टेल्स कॉन्साइड कर रहे हैं, टेल्स कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इनको हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं, और आप इन दोनों को ट्रायंगल लॉ से ऐड करोगे तो यही वेक्टर मिलेगा आपको, यही वेक्टर मिलेगा। फिर से वही रिजल्ट हुआ। तो पहले हमने इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया तो ये मिला, फिर ट्रांसलेट करके ट्रायंगल लॉ से ऐड किया तो भी यही मिला। यू कैन सी कि बोथ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर एक्चुअली सेम, देखा जाए बहुत डीपली तो, बट ये जस्ट डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज को समझने का, या दो डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज को विजुलाइज करने का। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हमारे पास, एक नया वेक्टर सी वेक्टर डिफाइन किया जा रहा है बाय एडिशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ए और बी वेक्टर जिनको ऐड कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड 2 है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है सी, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। थीटा, थीटा दिया हुआ है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। एक केस में वो 0 है, फिर 60, 90, 120, 180, इन हर केसेस में जब अलग अलग वैल्यूज हैं थीटा की तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे केसेस को सॉल्व करेंगे। ये इट्स अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वेक्टर एडिशन एक्चुअली। सबसे पहला केस लेते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो थीटा 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों पैरेलल है, इस तरीके से पैरेलल है। इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो सी वेक्टर है आप समझ रहे होंगे वो ऐसा आएगा कुछ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4। सॉल्व। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, थीटा 0 था मतलब दोनों पैरेलल हैं, ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऐड करने पे 4 होगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। थीटा इज 60 डिग्री, 0 हो गया, अब 60 डिग्री। तो इसमें देखो कुछ ऐसा केस होगा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और उनके बीच का एंगल थीटा इज 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो इन दोनों को हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आएगा। ये हमारा सी वेक्टर है, ठीक। और ये सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला पता है हमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा रहे हैं, ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60। ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखो 4 प्लस 4 प्लस ये कितना जाएगा 2 2 2 8, cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 4, दिस विल बी रूट ऑफ 12, so that is 2 root 3, so this is magnitude of c, that is our answer। सही, ओके। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं, when थीटा इज 90 डिग्री। थर्ड पार्ट, थीटा 90 है तो पहले देखो ये ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। अब इनको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आएगा हमारे पास, दिस विल बी माई सी वेक्टर। और इस सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, अब देखो सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो स्पेशल केस हो गया ना पैरेललोग्राम लॉ का, जब एंगल 90 है तो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2ab cos 90, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवेज इसमें क्या होगा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दैट विल बी रूट ऑफ 4 प्लस 4, सो दैट इज रूट 8, दैट इज 2 रूट 2, दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब थीटा 120 डिग्री है। तो लेट्स सी दिस फोर्थ केस। तो अब इन दो वेक्टर्स को हम ड्रॉ करें तो दिस इज माय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। इसमें आप थोड़ा ध्यान दें, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एंगल 120 डिग्री दिया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। फिर से इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ। तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट सी वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, वही फॉर्मूला घिसा पिटा जो हमने यहां पे यूज किया था। तो ये जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2a b cos ऑफ 120 डिग्री, ऐसा आएगा। ये आ जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस ये देखो कितना जाएगा 8, cos 120 कितना होता है माइनस हाफ, यहां से विल गेट 4 प्लस 4, ध्यान से देखते जाएं आप, थोड़ा लंबा लग सकता है, एंड दिस विल बी 2, तो 2 आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये केस भी हो गया। अब लास्ट केस, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। लास्ट केस 180 डिग्री मतलब ये अगर ए वेक्टर है मेरा तो वी वेक्टर एंटी पैरेलल है, इसके एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंगल 180 डिग्री।
दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0। ये इधर की तरफ 2, ये इधर की तरफ 2, दोनों को कैंसिल कर देंगे एंड द आंसर विल बी 0। तो सारे केसेस हमने सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात यह है कि आप देखो हर केस में हम ए और बी वेक्टर को ही ऐड कर रहे थे और हर केस में उनका मैग्नीट्यूड जो था 2 ही था। हर केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे थे उनका मैग्नीट्यूड 2 लिया हमने हर केस में। लेकिन फिर भी आंसर जो है वो हर केस में आप देखो अलग आया है। हर केस में आंसर अलग आया है। हर केस में आंसर अलग आया। क्यों अलग आया? क्योंकि उनके बीच का एंगल अलग अलग था। तो दो वेक्टर हैं हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड हर केस में हम सेम ले रहे हैं, हर केस में सेम ले रहे हैं, बस एंगल चेंज करते जा रहे हैं, एंगल चेंज करते जा रहे हैं। कभी एंगल 0 लिया, फिर कभी एंगल 60 लिया, कभी एंगल 90 लिया, कभी 120 लिया, फिर 180 लिया। तो जब एंगल चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर्स का जो सम है वो भी चेंज होता जा रहा है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दो वेक्टर को जो हम ऐड करते हैं, तो अगर उनके बीच का एंगल चेंज किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं, तब भी इन वेक्टर का जो सम है वो भी चेंज होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप नोट कर सकते हो। आप ये वाला केस पे थोड़ा ध्यान दो। ये वाला केस, ये केस 4। इसमें देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे थे उनका मैग्नीट्यूड 2 था और जो आंसर आया मतलब सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 2 आया। तो इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई बार यूज आती है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल अगर 120 होता है, 120, तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। अब देखो बाकी किसी केस में आंसर 2 नहीं आया, बाकी किसी केस में आंसर 2 नहीं है, बस इसी केस में आया क्योंकि इसमें एंगल 120 था। तो इसको आप ऐसे अलग से बना सकते हो कि इफ आई हैव सम वेक्टर p वेक्टर और सम अनदर q वेक्टर और उनके बीच का एंगल 120 है, ठीक, सच दैट p एंड q आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा से r वेक्टर, तो r का मैग्नीट्यूड जो है वो p और q के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। दो वेक्टर्स हैं f1 एंड f2, हमें बताना है व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। और दोनों को ऐड करेंगे तो उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, लेट्स डू इट। दोनों के टेल कॉन्साइड कर रहे हैं तो हम इनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये जो वेक्टर होगा डायगोनल, दिस विल बी f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, ठीक। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे हमेशा की तरह। दैट विल बी हाउ मच, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे अगर हम लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब ये वाला वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो यह जाएगा 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये वाला वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू cos थीटा। थीटा इज दिस एंगल 120, तो यह जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आप देखो क्विकली, दिस विल 16 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 cos ऑफ 120 दैट इज माइनस हाफ। तो इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 20, इन दोनों को ऐड करने पे ये देखो क्या, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो विल हैव माइनस 8। दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 12 एंड दिस इज आवर आंसर। ये आंसर हो जाएगा। इस केस में एंगल 60 डिग्री है। अब ऐड करना है तो फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, ए स्क्वायर के जगह पे 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे 2 स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब देखो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 2 4 2 cos ऑफ 60 डिग्री, हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर विल गेट 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 28। दैट विल बी आवर आंसर। यहां पे हम फोटो ही बना सकते हैं जो रिजल्टेंट है उसका। इस तरह से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये जो वेक्टर है दिस विल बी f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। तो देखो पहले केस में ये आंसर आया और दूसरे केस में ये आंसर आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट वंस अगेन यू कैन सी कि दोनों केस में अलग आंसर आया। इसमें एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसमें वही वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसमें दूसरा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 था। तो दोनों में जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है,
फिर भी आंसर अलग क्यों आया ऐड करने पे? क्योंकि उनके बीच का एंगल अलग है। एंगल पहले एंगल 120 था, बाद में एंगल 60 है। तो एंगल चेंज होने से वेक्टर के बीच में वेक्टर का रिजल्टेंट भी चेंज हो जाता है। लेट्स डू दिस एग्जांपल। ए वेक्टर इज सम ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, अब देखो आपको यहां पे ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक कि वेक्टर एडिशन जो है वो अलग टाइप का एडिशन है। उसमें 2 + 2 जो है वो 4 हो ये जरूरी नहीं है, अलग है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। आपके इस कॉन्सेप्ट को ये और इंफेसाइज करेगा। तो देखो कई सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो आपको ऐसी सिचुएशन सोचनी है ताकि ये इक्वेशंस ट्रू हो। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन सोचनी है पी और क्यू के बारे में ताकि पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड इनका सम जो है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। कोई ऐसी सिचुएशन सोचनी है जब पी और क्यू के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। कोई ऐसी सिचुएशन सोचनी है जब ए का मैग्नीट्यूड 0 हो। कोई ऐसी सिचुएशन सोचनी है जब ए का मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाएगा इस फॉर्मूले से, एंड सो। क्या करें हम एक एक करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखें। पहला केस देखते हैं। पहले केस में ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके और इसके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होना चाहिए। देखो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे, पैरेलल। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पैरेलल होंगे। जैसे देखो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और क्यू का 3 है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है तब ए वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। यस, तो ये पहली कंडीशन तब होगी जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सेकंड सिचुएशन। इस सिचुएशन के बारे में अब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सबट्रैक्शन के बराबर है। ऐसा कब होगा? देखो आप, ये तब होगा जब पी वेक्टर कुछ ऐसा होगा हमारे पास और क्यू वेक्टर कुछ ऐसा होगा। पी वेक्टर इधर की तरफ है, क्यू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है। अब क्या लगता है इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ए वेक्टर लाइक दिस, ए वेक्टर लाइक दिस, और उसकी वैल्यू होगी 3। एक्चुअली सबट्रैक्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स में, एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स में। तो ये कंडीशन है। तो दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा। दोनों एंटी पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। थर्ड केस देखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 0 चाहिए। ऐसा कब होगा? सोचिए आप कब होगा? देखो ऐसा तब होगा जब पी वेक्टर इधर की तरफ होगा, सॉरी क्यू वेक्टर इधर की तरफ होगा और पी वेक्टर इधर की तरफ होगा। दोनों अपोजिट होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होगा। ये 2 इधर की तरफ, ये 2 इधर की तरफ। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड द रिजल्टेंट विल बी 0। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। अब देखो फोर्थ सिचुएशन। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो पाइथागोरस थ्योरम से कब आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। सो आप देखो ये सिचुएशन हमने कई बार देखी है। अगर पी वेक्टर जो है वो ऐसे है और क्यू वेक्टर जो है ऐसे है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ए वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का सम, चूंकि हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस विल बी माई ए वेक्टर। इस सिचुएशन में ए का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जैसा कि हमने देखा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी से बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है। पी से भी बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है। ऐसा कब होगा? ए वेक्टर को हम दो वेक्टर के सम से निकाल रहे हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड पी से भी बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है। ऐसा कब होगा? देखो एक सिचुएशन तो हमने ऑलरेडी बना रखी है। आप देखो इस केस में हो रहा है वैसा। अब देखो पी का मैग्नीट्यूड 2 है, क्यू का मैग्नीट्यूड 3 है और ए का मैग्नीट्यूड 5 है। मतलब ए का मैग्नीट्यूड पी से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ए का मैग्नीट्यूड क्यू से भी बड़ा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, हालांकि और भी केसेस हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करें। जैसे आप देखो कि पी वेक्टर ऐसा है मेरे पास, क्यू वेक्टर ऐसा है। ठीक है, दोनों के बीच बहुत कम एंगल है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो लेट्स ऐड देम। ठीक, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर। ए वेक्टर आप क्लियरली देख सकते हो कि ए वेक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है। देखो ए वेक्टर की जो लेंथ है वो पी वेक्टर से ज्यादा है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड पी से ज्यादा है। वैसे ए वेक्टर की लेंथ क्यू से भी ज्यादा है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू से ज्यादा है। सही। वैसे अब ये लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस ये इंटरेस्टिंग केस है। ये क्या बोल रहा है कि हम ए वेक्टर को पी और क्यू के सम से पता कर रहे हैं। ए वेक्टर जो है पी वेक्टर क्यू वेक्टर का सम है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड पी से छोटा है और क्यू से भी छोटा है। देखो ऐसा भी एक केस हम यहां पे बना चुके हैं। देखो दोनों जब एंटी पैरेलल थे, ए का मैग्नीट्यूड, नहीं गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखो मैंने गलत बोल दिया। ए का मैग्नीट्यूड पी से तो छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो पाया। तो देखो मैं आपको एक केस बताता हूं।
कई केस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है देखो कि P वेक्टर ऐसे हो और Q वेक्टर ऐसे हो, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 4। इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ए वेक्टर लाइक दिस, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। सो आप देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो P से कम हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो Q से भी कम हो गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये जो सिचुएशन है ये और भी तरीकों से हो सकती है। जैसे आप देखो कि ये मेरे पास P वेक्टर है ऐसे, और ये Q वेक्टर है। इन दोनों को हम ऐड करें, देखो इनके बीच में एंगल बहुत ज्यादा है, इन दोनों को ऐड करें हम तो एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे। ये जो वेक्टर आएगा दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर की लेंथ बहुत छोटी है, P से छोटी दिख रही होगी आपको साफ साफ, ए की लेंथ P से छोटी है, तो ए वेक्टर इज लेस देन P। ए की लेंथ जो है वो Q से भी छोटी है, मतलब ए इज लेस देन Q एज वेल। तो अभी भी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही, तो इस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। सो आप देख सकते हो बेसिकली कि वेक्टर एडिशन में ये सारे केसेस पॉसिबल है, कभी ना कभी सारे केसेस पॉसिबल है। जबकि नॉर्मल एडिशन जो आपने पहले पढ़ा है लोअर क्लासेस में अरिथमेटिक में, उसमें हमेशा यही होता है, बट यहां पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स डू दिस एग्जांपल, P वेक्टर और Q वेक्टर दो वेक्टर्स हमारे पास, उनके बीच का एंगल है थीटा, R वेक्टर इज सम ऑफ P एंड Q वेक्टर, थीटा इज वेरिंग, फाइंड थीटा सो दैट R इज मैक्सिमम। ध्यान दें आप, थीटा इज वेरिंग, फाइंड थीटा सो दैट R इज मैक्सिमम। थीटा वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो देखो P वेक्टर और Q वेक्टर दो वेक्टर्स हमारे पास, उनके बीच का जो एंगल है वो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। अब देखो पहले कम था, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर 90 भी हुआ, कभी ऑब्ट्यूज हुआ, कभी 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो देखो हर केस में थीटा अलग अलग है, तो वही बोला जा रहा है कि थीटा एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच का वो चेंज हो रहा है। अब उसके चेंज होने से क्या होगा, थीटा इज वेरिंग, तो उसके वेरी होने से क्या होगा, तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल चेंज होगा तो उनका जो सम होगा वो भी चेंज होगा। मतलब इस हर केस में आर का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग आएगा। इस केस में आर का मैग्नीट्यूड अलग होगा, इस केस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे अभी तो आर का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। हर केस में आर का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। तो वही हमें बताना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आर की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा वेरी कर रहा है, ध्यान दो, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी थीटा की वैल्यू वेरी करने पे। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये 1 हो गया है 1। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज एक्चुअली p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, फ्रॉम हियर वी गेट p प्लस क्यू। आर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, और वो कब होगी, जब cos थीटा 1 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है, थीटा 0 तब cos थीटा 1 होता है। यानी जब थीटा 0 होगा तो आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो p प्लस क्यू के बराबर होगा। मतलब अगर हम देखें तो क्या मतलब इसका, थीटा 0 का होने का मतलब है कि p और q दोनों पैरेलल होंगे, तो उस टाइम ऑब्वियसली आर की वैल्यू आप देख सकते हो p प्लस क्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चेंज करते जाएं तो जब वो एंगल 0 होगा और दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस टाइम वेक्टर सम मैक्सिमम होगा और p प्लस क्यू के बराबर होगा। देखो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, देन r का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू p प्लस क्यू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अब देखो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है r की, मैक्सिमम वैल्यू, तो कभी भी r की वैल्यू इससे कम होगी या बराबर होगी, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, तो कभी भी r की वैल्यू इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा 0 होता है, पैरेलल होते हैं। मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। बाकी किसी थीटा के लिए आर की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।